हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर। और आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 उसका पार्ट 5 करने वाले। और बात करें तो हम पहले 4 पार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस क्लास को। चलिए अब हम पॉइंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है देवी की राजा। देवी की राजा क्या है, इसके बारे में यहाँ पे विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का साधन विविध देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। देवी के राजा मतलब जो राजा थे, मतलब कि उन लोग राजाओं को उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं के साथ खुद को जोड़ते थे। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कुषाणों ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, कुषाणों ने प्रस्तुत किया है। कुषाण का शासक लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, मतलब कि जो देवी देवताओं के साथ जो संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा उदाहरण कुषाणों का मिलता है, जो लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, जिन्होंने मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम भारत तक फैले एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। मतलब कि जो कुषाण थे उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत तक फैले एक विशाल, मतलब बहुत बड़े मात्रा भाग में फैला हुआ साम्राज्य था, उन पर शासन किया। और कुषाण स्वयं को देवतुल्य मानते थे और उन्होंने देवपुत्र, मतलब देवता का पुत्र, ईश्वर का पुत्र और जैसी उपाधियां धारण की, जो संभवतः चीनी शासकों से प्रेरित थी। वे स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते थे। मतलब कि जो कुषाण शासक थे वो खुद को देवपुत्र और जैसे ईश्वर पुत्र, और बात करें तो स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते थे। इन सब का कहने का कारण क्या था? इनका कहने का कारण था, मतलब कि जैसे जनता थी, जनता ईश्वर को मानती थी। ठीक है, ईश्वर को मानते थे। ये खुद जो राजा थे, राजा खुद को देवपुत्र और ईश्वर पुत्र से खुद को संबोधित करते थे। जिससे बात करें तो जो जनता थी वह राजा को जैसे राजनीतिक कार्य करते थे, उन पर सवाल नहीं उठाते थे, क्योंकि वो खुद को राजा के जैसे बात करें तो देवताओं के साथ संबंध स्थापित करते थे। जिससे वो कहते थे कि हम देवपुत्र है, चाहे ईश्वर पुत्र है, हमें ईश्वर ने भेजा है आप लोगों को शासन करने के लिए। इसलिए जनता थी वो स्वयं इसकी जैसे इज्जत करती थी, जैसे जो ईश्वर की इज्जत होती है उस प्रकार इन राजाओं की इज्जत करती थी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रशस्तियां क्या होती है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आमतौर पर राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती, जो प्रशस्तियां थी वो किस लिए लिखी जाती? राजा की प्रशंसा में। ठीक है, राजा की प्रशंसा में लिखी जाती। और एक उदाहरण दिया गया है, ठीक, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में की है। मतलब कि जो प्रशस्ति है उसका उदाहरण दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति, और इसकी समुद्रगुप्त दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में की गई। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, और बात करें तो इससे एक और नाम दिया जाता है प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन जैसे बात करें आप 12th के बाद में आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे ना, उसके अंदर भी एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये कंपटीशन के लिए भी इंपोर्टेंट है, जिससे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, सामंतों का भूमि सहित स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण था। मतलब जो सामंत थे वो मतलब बड़े जमींदार की तरह थे, जिसके मतलब कि भूमि पर नियंत्रण था। और बात करें जो भूमि के पास रहने वाले लोग थे, उनके संसाधन थे, उन पर भी नियंत्रण था। ठीक है, और उन्होंने शासकों को सम्मान तथा सैन्य सहायता प्रदान की। जो सामंत होते थे वो छोटे स्थानीय जगहों पर उनका नियंत्रण था, और वो राजा को सम्मान और सैन्य सहायता प्रदान करते थे। इसलिए जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन सकते थे। मतलब कि जो जैसे मतलब
सामंत थे वो शक्तिशाली है, शक्तिशाली है वो, मतलब कि वो राजा भी बन सकते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वो राजा बन सकते थे। उनके पास बात करें तो जैसे संसाधन वगैरह अधिक मात्रा में होने के कारण जैसे वहाँ के राजा कमजोर होता तो सामंत शक्तिशाली होते वो राजा बन सकते थे। इसके विपरीत मतलब इसके उल्टा कमजोर शासक स्वयं को शासक के अधीन हो जाते, मतलब जो कमजोर शासक होता था वो स्वयं शासकों के अन्य शासकों के अधीन हो जाते हैं। चलिए अब हम ये स्लाइड पढ़ चुके, अब हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को शुरू करते हैं। जैसे बदलता हुआ देहात। अब बदलता हुआ देहात का क्या मतलब है? मतलब कि ग्रामीण इलाकों में बदलाव, ठीक है। और जनता में राजा की छवि। अब हम जनता में जो राजा की छवि थी उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साधारणतः जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभवों के विवरण कम ही मिलते हैं। मतलब कि जो उस समय जैसे जनता थी, मतलब जो जनता थी वह तो खुद तो मतलब कोई मतलब लेख या विवरण या स्तंभ वगैरह मतलब लिखवाती नहीं थी, तो उनके बारे में पता चलना थोड़ा डिफिकल्ट है। वही बात करें राजाओं के बारे में, राजा मतलब कि जो बात करें राजाओं से हमें राजा के बारे में जैसे लेख मिल जाते हैं या स्तंभ मिल जाते हैं या विवरण मिल जाते हैं, इन सब से हमें राजाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन जनता है ना, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो अब जैसे अभी की बात करें तो हर व्यक्ति ब्लॉग कर रहा है, उनसे हमें जानकारी मिल जाती है जनता की। उस समय तो कुछ ऐसा सिस्टम था नहीं ना, तो इससे उस समय के पता तो नहीं चलता है, ठीक है, कम ही मिलते हैं। परंतु जो जातक और पंचतंत्र जैसी संकलनों में नीत कहानियों की जांच करके कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो जातक और पंचतंत्र की कहानियां हैं उनकी कहानियों से हमें जांच करके पता लगाया जा सकता है। किसके पता लगाया था? जो जनता थी उनके बारे में। और अब जातक और पंचतंत्र कहानियां पहले मौखिक रूप से संकलन थी, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर प्रवाहित हो रही थी। उसके बाद उसे लिपिबंद किया गया, मतलब कि जैसे ग्रंथों में लिखा गया। उसके बाद हमें जैसे बात कर अभी तक मतलब ये चल रही है, क्या चल रही है, जातक और पंचतंत्र की कहानियां। जैसे हमने बचपन के अंदर जातक और पंचतंत्र की कहानियां खूब सारी सुनी है, जो लिपिबंद होने की कहानी अब तक जिंदा है, ठीक है। अब आप आगे पढ़ते हैं। जातक ग्रंथ पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली में लिखे गए थे, मतलब पहले तो मौखिक रूप से आगे पीढ़ी चल रहे थे। उसके बाद बात करें पहली शताब्दी के अंदर जातक ग्रंथ को ईस्वी के मध्य पाली में लिखे गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कई कहानियां संभवतः लोकप्रिय मौखिक कहानियों के रूप में प्रचलित हुई, जो अभी मैंने समझा लोकप्रिय मौखिक रूप से। उसके बाद जिन्हें बाद में लिपिबंद किया गया, ठीक है, मतलब ग्रंथों के अंदर लिखा गया था। ऐसा ही एक उदाहरण गणतिन्दु जातक कहानी है, जो प्रजा की दुर्दशा का वर्णन करती है। मतलब कि जो गणतिन्दु कहानी है, जातक कहानी, उनसे हमें प्रजा की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। इस कहानी के अंदर मतलब लिखा हुआ है कि जैसे कोई राजा था, मतलब कि एक राजा को विवरण तो नहीं दिया गया, लेकिन राजा था वो अपने मतलब कि जो जनता थी, जनता से मिलने का पेश बदल के बाजार के अंदर। तो जैसे जहाँ मतलब बात की किस बारे में बात की, शासन प्रशासन के बारे में, प्रजा खुशहाल है या नहीं, उन सब के बारे में चर्चा की। तो पता चला कि जो दिन में मतलब कि जो राजा के कर लेने वाले जो अधिकारी थे वो लूटते हैं, और रात में बात करें लुटेरों से खतरा रहता है। इन सब की हम जातक कहानी के माध्यम से पता चलता है। इस कारण जो जनता थी वो जंगलों के अंदर स्थानांतरित हो रही थी, और साम्राज्य के अंदर जनता की कमी हो रही थी। ये जातक कथा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं। उत्पादन, जैसे उपज कहते हैं, बढ़ाने की रणनीति।
जैसे उपज को बढ़ाने की रणनीति क्या क्या थी उस समय। हाल से कृषि करने के माध्यमों में परिवर्तन हुआ, मतलब कि जो हाल से कृषि करते थे उससे परिवर्तन हुआ, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी जैसी उपजाऊ जालूर नदी घाटियों में फैल गया था। मतलब कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी जैसी उपजाऊ जालूर नदी घाटियों तक फैल गया था। कृषि लोहे की फाल वाले हल का उपयोग किया जाता था। मतलब कि पहले अलग वस्तु से बने हुए थे, उसके बाद बात करें तो लोहे से बनाए जाते हैं, जिससे कृषि अच्छी होती थी लोहे के हाल से, जिसकी हमने पिछले क्लासों के अंदर चर्चा की थी। जबकि कुछ शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में लोग कुदाल से ही खेती करते थे। कुदाल मतलब जैसे फावड़ा वगैरह हो गए। शुष्क क्षेत्र के अंदर राजस्थान में वहाँ पे क्या करते, कुदाल का ही प्रयोग करते थे कृषि करने के लिए। रोपाई की शुरुआत से ही धान के उत्पादन में भारी रूप में वृद्धि हुई। मतलब कि रोपाई की शुरुआत करने से धान की उपजाऊ में वृद्धि हुई। सिंचाई के लिए नहरों और कुओं जैसे माध्यमों का उपयोग सामान्यतः कम किया जाता था। मतलब जो सिंचाई करने के लिए पानी की जरूरत थी उनके लिए मतलब जो कुएं और नहर थे उनका प्रयोग कम किया जाता था। और समुदायों के साथ साथ व्यक्तियों ने भी सिंचाई कार्यों के साधन निर्मित किए, मतलब इकट्ठा किए। रोपाई, अब हम बात करते हैं रोपाई क्या होता है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती थी जहां पानी बहुत मात्रा में होता था, मतलब पानी अधिक मात्रा में होता था। और इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधे की रोपाई की जाती थी। मतलब जो पानी से भरे खेत होते थे वहां पे मतलब इस प्रकार धान की मतलब उगाया जाता था छोट इस प्रकार पानी के अंदर। जैसे क्या हो, चूंकि ज्यादा मात्रा में पौधे बन जाते थे, मतलब यहाँ उगाए जाते थे, वहां पे पानी था इसलिए वहां पे ज्यादा मात्रा में पौधे बन जाते थे। अतः इससे धान की उपज में क्या हुई, वृद्धि हुई, अधिक मात्रा में बढ़ने लगा। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों ने अगर पिछले क्लास नहीं देखी है, जो हमने मतलब इस चैप्टर के हम पार्ट 4 पहले कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी इस चैप्टर को लेकर अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी, जिससे आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बात करें हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर, उसे भी हमने 1 घंटे के अंदर कंप्लीट किया है, मतलब अलग अलग पार्ट के अंदर किया है, लेकिन वो 1 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए थे। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।